जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 जो कि है फंडामेंटल कंसेप्ट या फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ 11th क्लास के जो केमिस्ट्री है उसका। और वो ये हम एमडी कैट के लिए तैयार कर रहे हैं सारे लेक्चर्स। आज जो है इससे पहले मैंने मोल्स का जो है बेसिक कंसेप्ट जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मतलब उसका थ्योरेटिकल सारा लेक्चर वो गया था इससे पहले वाला लेक्चर 4। आज हम फाइंड करने वाले हैं हाउ टू फाइंड, कैसे हम मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे हम फाइंड करते हैं या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे हम फाइंड करते हैं। मतलब ये कि आज की जो वीडियो है वो सारी न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं उसके ऊपर गुजरेगी। और ये बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत बहुत ही अहम वीडियो है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होने वाला, क्योंकि ये इतनी अच्छी मैंने वीडियो तैयार की है कि कोई भी सवाल आपसे मिस नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो आपने ये वीडियो को पूरा देखना है और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब एक बात यहाँ पर मैं सबसे पहले ना शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा तुम लोगों को कि ये क्या मतलब है, कि क्या ये हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब है। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास 23 ग्राम सोडियम हो, जो कि सोडियम का मोलर मैस है, वो 1 मोल के इक्वल होता है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो देखा है कि उसके बगैर ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे। और 1 मोल के इक्वल आता है तो उसमें 6.0 टू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, या फिर उसमें 6.0 टू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हम कह लें इसको, या फिर पार्टिकल्स होते हैं। ये हमने एक पीछे एग्जाम्पल पढ़ी थी पिछली वाली वीडियो में। अब मेरा सवाल ये है कि अगर हमें ये तो पता है कि जब इसका 23 ग्राम होगा सोडियम का तो ये 1 मोल के इक्वल होगा और इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अगर हमारे पास ये जो सोडियम है 23 ग्राम की बजाय 1.5 ग्राम होता तो फिर हमारे पास कितने मोल इसके होने थे, नंबर ऑफ मोल कितने होने थे सोडियम के, और फिर इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने होने थे। इस तरह के जो सवाल है ना कि हमें जो मैथ्स देकर हमें वो मैथ्स देकर आगे फिर वो नंबर ऑफ मोल पूछ लेता है या फिर उसमें पार्टिकल्स को पूछ लेता है। पार्टिकल से मुराद हमारी क्या हो सकती है, पार्टिकल से मुराद हमारी एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं या फिर फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं को देखेंगे कि कैसे हम जो है ये नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से सवाल आते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। इसको नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला है वो मैं लिखता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स, NO का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मैस, जो हमें मैस दिया गया है उसको डिवाइड करना है हमने गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ये एक सवाल है नंबर ऑफ मोल्स का। सब पहले ये ना ये रहने दें, अभी अभी मैं आपको ना एक बात और बता, ये एक फॉर्मूला है इसका, मगर मैं ना कुछ और भी आपको बताना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। अगर आपने मोल्स फाइंड करने हैं ना तो इसके 4 फॉर्मूलाज हैं। एक तो मैंने अभी लिखा था, उसको मैं दोबारा लिखता हूँ। इसके 4 फॉर्मूलाज हैं। उन 4 फार्मूलाज में फ़र्क क्या क्या है वो देखें, और कब हम उन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, कौन से फार्मूला को कब यूज़ करेंगे ये देखना है। नंबर ऑफ मोल्स के 4 फार्मूलाज। एक फार्मूला है पहला पहला फार्मूला है कि जब हमें सवाल में किसी सब्सटेंस का मैस दिया गया हो तो फिर हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है जो भी मैं लिखने लगा। जब हमें मैस दिया गया हो किसी सब्सटेंस का, जिस तरह हम वो कह दें कि हमारे पास 1.5 ग्राम सोडियम है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो मैस हमें दिया गया है तो फिर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस, जो हमें मैस दिया गया है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो हम ये फार्मूला लगाकर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे जब हमें
किसी सब्सटेंस का मैस दिया गया होगा। दूसरा फॉर्मूला है जब हमें किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ क्या दिए होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जिस तरह के ऊपर हमने अभी देखा था कि अगर हमारे पास, एक मिनट आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पर हमने ये देखा था ये कि अगर हमारे पास यहाँ पर 6.0 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं तो वो 1 मोल के इक्वल होता है। अब ये भी तो हमें दे सकता है कि इन पार्टिकल्स को कुछ थोड़ा या कम या ज़्यादा करके, जिस तरह 12.2 12.2 10 की पावर 23 अगर पार्टिकल्स हैं तो फिर बताएं नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। इस तरह भी सवाल तो हमें दे ही सकता है ना। तो फिर अगर इस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल सवाल में दिए गए हों और हमें कहें नंबर ऑफ मोल्स इसके बताओ, तो फिर जो हमने फॉर्मूला यूज़ करना है वो ये वाला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स, जो हमें पार्टिकल सवाल में दिए होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एवोगैड्रो नंबर का पीछे भी मैंने इस लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि Na एवोगैड्रो नंबर होता है और इसका मतलब होता है 6.02 10 की पावर 23। ये एवोगैड्रो नंबर बराबर होते हैं। ये हमारे पास दूसरा इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगर हमें तीसरा फॉर्मूला देखना है, तीसरे फॉर्मूले में तीसरा फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें सवाल में जो है वो वॉल्यूम दिया गया हो, किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम अगर दिया गया हो। ये वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको हम जो है एक अलग से जो है वो वीडियो बनाकर देखना है, क्योंकि ये एक अलग से अपने आप में एक अलग से टॉपिक है और ये इसका नाम है मोलर वॉल्यूम। जब हमें मोलर वॉल्यूम दिया गया हो तो हम मोलर वॉल्यूम्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो इसका हमने अलग से भी टॉपिक देखना है, मगर यहाँ पर इसका एक सनसनी साइज का फॉर्मूला एक देख लेते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जब हमें वॉल्यूम दिया गया हो, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होंगे गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम की आप वैल्यू याद रख लें एट एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम Vm, इसको हम बोलते हैं Vm, इसकी वैल्यू होती है 22.414 डेसीमीटर। ये इसकी वैल्यू होती है मोलर वॉल्यूम। तो अभी तक हमने 3 फार्मूलाज देखे हैं, एक ये वाला जब हमें मैथ दिया गया होगा सवाल में, और एक ये वाला जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल सवाल में दिए गए होंगे, और एक ये वाला जब हमें नंबर ऑफ वॉल्यूम दिया गया होगा सवाल। ठीक है। और एक चौथा फॉर्मूला एक और यूज़ होता है जो कि बहुत ही कम इस चैप्टर में यूज़ होता है, वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ज़्यादा यूज़ होता है। चौथा फॉर्मूला, ये तीसरा था नंबर ऑफ मोल्स का। चौथा फॉर्मूला है भी हमारे पास जब सवाल में हमें मोलैरिटी दी गई हो। क्या दी गई हो? मोलैरिटी। जब सवाल में हमें मोलैरिटी दी गई हो तो फिर वो कहे कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए। फिर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स जो हमें दिए गए हैं उसको फाइंड करने के लिए मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम के साथ। ठीक है। वॉल्यूम का मतलब ये है कि जितने वॉल्यूम हमने उसको यूज़ करना है, वो अभी जाकर हम इसको आगे जाके सवाल करके देखते हैं। ठीक है। जितना उसने वॉल्यूम हमें कहा होगा आगे जाके अभी सवाल करके देखते हैं। तो ये 4 फार्मूला से हम जो है नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। इन चारों फार्मूलाज को जो है हम पहले बारी बारी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एक एक एग्जांपल लेके, ताकि आपका जो कंसेप्ट है फार्मूलाज को यूज़ करने का, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का, वो क्लियर हो सके। ठीक है। तो पहला कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं, पहला कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में सवाल है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स
number of moles, find number of moles in 45 ग्राम ऑफ वाटर। हमें एक सब्सटेंस दे दिया वाटर, उसका मैस दे दिया 45 ग्राम और कह रहे हैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालें। अभी इसमें सवाल में हमें क्या दे दिया है 45 ग्राम जो कि एक मैस है, और अभी हमने देखा कि मैस अगर हमें सवाल में दिया गया हो तो फिर जो है हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस, जिसको मैं एम स्मॉल एम से लिख रहा हूँ, ओवर मोलर मैस। अब गिवन मैस हमें कितना दिया गया है सवाल में 45 ग्राम, 45 ऊपर लिखेंगे ओवर हमारे पास जो सवाल में मोलर मैस हमने फाइंड करना है, उसके फॉर्मूला से जो हमें सवाल में सब्सटेंस दिया गया है वाटर, हमें सब्सटेंस दिया गया है H2O, और H2O का मोलर मैस क्या होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16 ये, तो ये हो जाएगा 18 इसका मोलर मैस। ठीक है, 18 ग्राम इसका मोलर मैस होता है, AMU मोलर मैस। यहाँ पर हम लिखेंगे 18। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 5 45, तो 5/2 इसका आंसर आएगा। जब 5 को अंदर रख के 2 को बाहर रख के इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 द 4 1 बच गया, पॉइंट लगाकर 0 लेंगे तो 2 5 द 10, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.5 मोल्स। ठीक है, तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया जब हमें सवाल में क्या दिया गया था, मैस दिया 2.5 मोल, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब दूसरा जो है वो उसको देखते हैं, दूसरे सवाल को प्रैक्टिस के लिए जो दूसरा फॉर्मूला हमने यूज़ किया था तो देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 to 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन के इतने एटम्स हैं, अब बताएं इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हों। अब देखें सवाल में उसने क्या दे दिया है, हमें नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए हैं, तो कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स को हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि कार्बन के केस में या फिर किसी भी एलिमेंट के केस में नंबर ऑफ मोल्स को हम ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं, तो इसकी जगह पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे ये भी लिख सकता है कि फाइंड ग्राम एटम्स ऑफ इन 36 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो सवाल को सोल्व करते हैं। हमें पता है कि इस तरह के सवाल जो है नंबर ऑफ मोल्स अगर दिए फाइंड करने हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिए हो तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन पार्टिकल्स जो भी हमने पीछे लिखा है, गिवन पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर Na। अब गिवन पार्टिकल हमारे पास है 36 इंटू 10 की पावर 23 ओवर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू में हमारे पास होती है 6.0 टू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 कैंसिल हो गया, 6 6 6 6 36, तो मतलब 6 नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होंगे। इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 6 होंगे। एक और यहाँ पर ना शॉर्ट सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये नंबर ऑफ मोल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में n लिखते हैं, ये मैस को हम स्मॉल m से लिखते हैं और मोलर मैस को हम कैपिटल M से लिखते हैं। तो अगर आपने जल्दी में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी हो तो आप इस तरह इसको लिखेंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, ये मैस के फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला जब हमें मैस दिया। तब तीसरा सवाल जो हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पर जो हमारे पास सवाल हो सकता है ऐसा है। तीसरा सवाल, 4 तरह के फॉर्मूला हमने दिखाए पढ़े थे अभी, उसमें से 2 तरह की हमने एप्लीकेशन देख ली, तीसरे की हम देख। तीसरा सवाल है हमारे पास फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस which contain 11.212 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। मतलब इसका वॉल्यूम ये है। अब कह रहा है कि हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम क्या है 11.212 डेसीमीटर क्यूब और उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर ना इस सवाल में एक बात ज़रा गौर से देखें, मैंने पहले शायद बताई नहीं है, जब बतानी चाहिए थी। इस जब वॉल्यूम वाला सवाल आया ना, तो तब जो हमने इस्तेमाल किया वो गैस इस्तेमाल की है। ठीक है, तो जब वॉल्यूम वाला सवाल या फिर जब वॉल्यूम वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का, तब जो हमारे पास सब्सटेंस होगा वो कोई गैस होगी। अगर मैं ऊपर जाके दोबारा बताऊँ, वो 4 फार्मूलाज के पास जाके, ये वाला जो फार्मूला है, जब मैथ्स वाला फार्मूला है, ये मैथ्स वाला फार्मूला, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जबकि ये वाला जो फार्मूला है, ये भी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। जबकि ये जो वॉल्यूम वाला फार्मूला है, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए इस्तेमाल होगा। तो हमें गैस दी गई होगी तो उसका वॉल्यूम दिया गया होगा, तो फिर आपने उसका जो है वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे। तो ये बात बहुत है, मैं इसको ना नोट कर लें, ज़रा स्टार बना के इसको नोट कर लें। और ये वाला फार्मूला कब यूज़ होगा, ये सॉल्यूशंस के लिए होगा। जब आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया होगा, उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी होगी, और मोलैरिटी दी गई होगी, तो फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो इसको ज़रा है ना स्टार बना के लिख लें, ये बहुत ही अहम बात है। मैं इसको स्टार बना के लिख देता हूँ, तो भी स्टार बना के लिख दें। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए इस्तेमाल होगा। ये गैस के लिए सिर्फ इस्तेमाल होगा, और ये वाला जो है ये सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, ये बात मैं ना पहले बतानी भूल गया हूँ, तो ज़रा नोट कर, ये गैस के लिए इस्तेमाल होगा हमने अभी। अच्छा, अब इसके लिए हमने ये देखा कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास वॉल्यूम का सवाल आ जाए, वॉल्यूम दिया गया हो, तो वो होता है वॉल्यूम जो हमें दिया गया है सवाल में डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, जिसको हम वी एम से भी लिखते हैं। और वी एम की जो वैल्यू होती है वो हमने पढ़ी है, वी एम की वैल्यू 22.414 डेसीमीटर क्यूब होती है। इसका हम अलग से जो है वो वीडियो बनानी है, मैंने आपको बताया, इसकी अलग से वीडियो एक बनेगी मोलर वॉल्यूम, मगर यहाँ पर इसकी छोटी सी एप्लीकेशन। अब हमें सवाल में जो गिवन वॉल्यूम है वो है 11.212 डेसीमीटर, 11.212 डेसीमीटर क्यूब, ये हमें सवाल वाला वॉल्यूम हो गया। अब मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर नीचे, तो वो हो गया 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब देखेंगे तो अगर ये 11 वन दा 11, 11 टू दा 22, मतलब 1/2 आ जाएगा, और 1/2 होता है हमारे पास 0.5 मोल। इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे पास 11.212 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस में नंबर ऑफ मोल हैं 0.5 नंबर ऑफ मोल्स। ये तीसरे तरह के क्वेश्चन की एप्लीकेशन होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास चौथे तरह का सवाल है। हमें उसने कह दिया है कि आपके पास फाइंड करें आप नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 500 ml, 500 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन। आपके पास 500 ml NaOH सॉल्यूशन है, whose molarity is, जिसकी मोलैरिटी है, whose molarity is, जिसकी मोलैरिटी है 20 मोलर, जिसकी मोलैरिटी है मोलर,
या फिर 20 मोलर की जगह पे हम लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी हमने देखा है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी हमें यहाँ पर दी गई है 20 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमें कितना दिया गया है 500। 500 क्या दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हमें जब भी ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है ना, ये फॉर्मूला तो आप ध्यान में रख लें, ये जो वॉल्यूम ये हम यूज़ करेंगे, ये वॉल्यूम हमेशा हम डेसीमीटर क्यूब में या फिर लीटर में इसमें यूज़ करेंगे। हमेशा डेसीमीटर क्यूब और लीटर आपस में बराबर ही होते हैं, इसमें यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में यूज़ नहीं करेंगे। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है जी, जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गए 2 ज़ीरो, एक ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया, तो 2 5 10, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। और अगर हम देखें तो ये सेंटीमीटर क्यूब को हमने डेसीमीटर क्यूब में चेंज किया था या फिर लीटर में चेंज किया। फिर मैंने बताया ना डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही चीज़ है। तो ये लीटर इस लीटर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा मोल्स, 10 मोल्स इसमें हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये फार्मूला को यूज़ करने की शर्त यह है कि जो हमारे पास गिवन सब्सटेंस है वो कोई सोल्यूशन होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर NaOH सोल्यूशन दिया गया है। और सोल्यूशन के अलावा जो वॉल्यूम है वो किस में यूज़ करना है, हमने सेंटीमीटर क्यूब से कन्वर्ट करके डेसीमीटर क्यूब में। जब भी आपको सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml में सवाल दिया गया होगा तो आपने उस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर देना। ओके हो गया जी। या फिर आप इस फार्मूला को ही रीअरेंज कर लें कि अगर आपको वो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया गया हो तो आप फार्मूला इस तरह लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। ये कब है, जब आपके पास जो वॉल्यूम है वो किस में दिया गया हो, सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेसीमीटर क्यूब में दिया गया हो तो फिर आप यही यूज़, सेंटीमीटर क्यूब में इसको वॉल्यूम लिखेंगे, नीचे इसको 1000 से डिवाइड कर दें। तो ये थे 4 वो वाले फार्मूलाज जो आपको नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए आ सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का कोई भी सवाल आ जाए आप इन चारों फार्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स को भी यूज़ करके, पार्टिकल्स को भी यूज़ करके, मोलैरिटी को भी यूज़ करके, मैथ को भी यूज़ करके। अब नेक्स्ट जो हमारे सवाल का पार्ट था वो था नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, वो क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मैं पहले बता चुका हूँ कि 4 तरह के होते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स। 4 तरह के मैं आपको पहले बता चुका हूँ पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, मगर कुछ जो है पार्टिकल्स यहाँ पर और ऐड कर लें आप इसमें। पहले ये समझ लें कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सवाल आते हैं ना वो 2 तरह से आते हैं। पहला आता है कि आपको जो है वो फाइंड करने होते हैं, किसी सब्सटेंस को दिया गया होता है और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने होते हैं, एक ये सवाल आता है। दूसरा आता है कंपैरिजन का, मतलब 2-3 सब्सटेंस आपको सवाल A-B ऑप्शन में दिए गए होते हैं और पूछते हैं दोनों A-B-C में से किस में ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये दोनों तरह के सवाल हम करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पार्टिकल्स कौन कौन से फाइंड करने को दिए जा सकते हैं हमें सवाल में। तो पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको समझ लें कि पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए जो दिए जा सकते हैं वो ये हैं, एटम्स। आपको कोई सब्सटेंस दिया गया होगा और कहेंगे कि इसका इतना मास है और इसके बताएं इसमें कितने एटम हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है वो है मॉलिक्यूल्स। आपको कोई सब्सटेंस दिया गया होगा और कहेंगे, पूछेंगे भी इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स, ये एक ही चीज़ है। क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के छोटे पार्टिकल होते हैं और फार्मूला यूनिट्स आयोनिक कंपाउंड के, तो ये एक ही चीज़ है। तीसरे नंबर पे जो पूछा जा सकता है वो है आयंस। कितने आयंस इसमें बनेंगे, कोई सब्सटेंस को हमने पानी में डाला
उसके कितने आइंस बनेंगे। ठीक है, तो ये अहम सवाल है आइंस वाला भी, ये अगर ट्रिकी क्वेश्चन आए तो ये आ सकता है। फिर है जो चौथे नंबर पे आपसे पूछा जा सकता है वो है या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, इनमें से पूछे जा सकते हैं। कोई आपको सब्सटेंस दे दिया जाएगा और बताएं, पूछेंगे कि भाई इसमें बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं या फिर कितने न्यूट्रॉन। फिर आपको पाँचवें नंबर पे जो पूछा जा सकता है वो ये है कि कोवलेंट बॉन्ड्स। आपको जो एक कोवलेंट कंपाउंड दिया जाएगा और पूछेंगे कि इसका मैस इतने बताएं, इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव, जिस तरह यहाँ पर आइंस पूछे थे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, तो हम कैटाइंस जो कि पॉजिटिव होते हैं और एनाइंस जो कि नेगेटिव होते हैं। ये पूछे थे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। अब आपसे पूछा जा सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, ये अलग अलग हैं। कैटाइंस एनाइंस तो कैटाइंस और एनाइंस तो एक आइंस थे, वो मतलब एटम्स, उनके ऊपर चार्ज। अब यहाँ पर पूछेगा कि इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर। हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे, तो उसको आप हम देखते हैं। मगर एक बात समझ लें कि मैंने कहा था इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, फाइंड करने वाले और कंपैरिजन वाले। फाइंड करने को तो ये सारों का पूछ सकता है, मगर कंपैरिजन के जो मोस्टली सवाल पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, इनका कंपैरिजन पूछता है। मतलब ये कि कोई 4-5 ABCD में 4-5 जो है वो सब्सटेंस दे देगा, अब पूछेगा किसके एटम ज़्यादा है, इनका कंपैरिजन आ सकता है। या फिर मॉलिक्यूल्स का, ABCD में 3-4 मॉलिक्यूल्स दे देगा और पूछेगा किस में मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो इनमें से कंपैरिजन पूछा जाता है। बाकी सबके जो है वो फाइंड करने को देते हैं। सबसे पहले हम जो है वो फाइंड करने वाले सवाल की तरफ आते हैं। फाइंड करने वाले सवाल की तरफ आते हैं और फाइंड करने वाले सवाल में भी हम सबसे पहले फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या फिर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। इसको हम देखते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं इसको देखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ फॉर्मूला। अच्छा, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स को निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम स्मॉल एन से लिखते हैं, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है या फिर नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट का फॉर्मूला है। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एन, मतलब मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर भी हम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करके के जो है वो सब्सटेंस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूला हम यूज़ करें। अब आपको पता है कि अगर हमें सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए होंगे, या तो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए होंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करके एवोगैड्रो नंबर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे। या तो उसका मैस दिया गया होगा, हम मैस को लिख के मोलर मैस निकाल के सब्सटेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर। तो या तो आपको इस तरह दिया गया होगा, उसका वॉल्यूम दिया गया होगा, आप वॉल्यूम को वो मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तो फिर उस नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इतना दिया गया होगा। या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो तो आपने फाइंड ही करने हैं तो वो नहीं दिए गए होंगे। ठीक है, तो अब इसकी एप्लीकेशन एक देखते हैं, एक सवाल देखते हैं जिससे आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी तो मोल्स हो गए, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और कह रहा है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें।
फॉर्मूला हम लगाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, मल्टीप्लाई कर देना एवोगाड्रो। मास हमारे पास 22 है, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, एक कार्बन का होता है 12 मास, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 12 प्लस 16 दूने 32, 32 और 12 48 एवोगाड्रो। 22 एक 22, 22 दूने 48। अब क्या हो गया, Na/2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब Na की अगर वैल्यू लिखे तो होती है 6.02 10 की पावर 23 और डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 3 6, हमारे पास आंसर आएगा 3.01 10 की पावर 23 हमारे पास जो है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। इस तरह आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के। ये तो मैंने बताया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का एक सवाल। अगर आपको इसी तरह नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकालने आ जाए उसको भी आप निकाल सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। यही फार्मूला यूज़ होगा, बस फार्मूला यूनिट्स का वर्ड उसमें होगा। इस तरह के हमारे पास सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें इन 222 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, इसके नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट फाइंड करें। तो आपको पता है कि कैल्शियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है और इसके फार्मूला यूनिट्स में जो पार्टिकल है वो फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो इसका हमने अभी फार्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ, ये किसका फार्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का या फिर फार्मूला यूनिट्स का, अभी हमने यही डिस्कस किया। हम फार्मूला लगाएंगे इसका, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। मास उसने दे दिया है 222, मोलर मास कैल्शियम क्लोराइड का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40 प्लस एक क्लोरीन का होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 40 प्लस 70 इज इक्वल टू 110 ग्राम। इसका मोलर मास होता है 110 ग्राम, 111 सॉरी, ये होगा 71, 35.5 इंटू 2 71, ये हो जाएगा 111 मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। एक ये 2 पे गया तो इज इक्वल टू 2Na आ गया, और 2Na की जगह पे इसकी वैल्यू लिखे 6.02 10 की पावर 23, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12.04 10 की पावर 23 आंसर आ जाएगा। अब ये अगर पॉइंट को एक कदम पीछे लेके आएंगे तो ये जो 23 है ये एक ऐड होकर प्लस का ऐड होकर 24 हो जाएगा, मतलब 1.2 10 की पावर 24 हमारा आंसर हो जाएगा, 1.2 10 की पावर 20। तो ये हमारे पास फार्मूला यूनिट्स को ही हम निकाल सकते हैं। अच्छा जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अब हमने देख लिया मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक ये फार्मूला देखा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, या फिर मास ओवर मोलर मास को हम नंबर ऑफ मोल्स भी लिखते हैं तो हम उसको मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो ये हमने अभी फार्मूला देख लिया। अब बाकी जो हमारे पास बच गया है ना, मैंने बताया था एटम्स, आइंस, ये पार्टिकल्स जो बच गए हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन चारों या तीनों का जो है वो फाइंड करने का तरीकाकार वो एक ही है। क्या तरीकाकार है, मतलब इनका फॉर्मूला एक ही है। इन सब को जो फाइंड करने का फॉर्मूला है ना वो है, इन सब को फाइंड करने का फॉर्मूला है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय जेड। अब आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब वो कंफ्यूज होंगे कि ये जेड क्या है भाई, मास ओवर मोलर मास और एवोगाड्रो नंबर तो वही है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला में थे। अब ये जेड चीज़ क्या है, मैं बता देता हूँ जेड क्या है। और ये जेड ही है ऐसी चीज़ जो इन सब को, एटम्स को, आयंस को,
और कोवलेंट बॉन्ड्स का आंसर अलग अलग निकालेगी, ठीक है। बाकी तो सब चीज़ें सेम ही हैं इनमें। जेड क्या है? जेड मैं बता देता हूँ। जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स in one molecule और एटम। मतलब z वो नंबर है पार्टिकल्स का जो कि एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम में होगा। जिस तरह के मिसाल के तौर पर हमने ना एटम्स फाइंड करने हैं, H2O में हाइड्रोजन के एटम्स फाइंड करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने हैं। तो हम देखेंगे H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है इसमें, 2। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह हमने देखना है कि जेड वो नंबर होगा जो कि वो जेड नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो वाले जो कि प्रेजेंट होंगे वन मॉलिक्यूल में या फिर वन एटम के अंदर, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। जो भी पार्टिकल हमें फाइंड करने को कहेगा हमने जेड की जगह पे उसका वो नंबर लिखना है जो एक मॉलिक्यूल में होगा। इस तरह के मैं आपको एग्जांपल दे दूं इलेक्ट्रॉन्स की। आपको अगर वो कह दे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। हम देखेंगे एक मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें देखेंगे हम कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो 6 प्लस 6 और प्लस 6 प्लस 8 और 2 16। तो कितने हो जाएंगे, 16 और 6 22। तो 22 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास, ठीक है। तो ये हम z की वैल्यू इसमें क्या लिखेंगे फिर, 22 लिखेंगे। इस तरह आपने z की वैल्यू हमेशा निकालनी है जब आपसे वो ये वाले सवाल आ जाएंगे। ये अब मैंने ये वाला फॉर्मूला किस किस के लिए लिखा है मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला किस किस के लिए है, ये है एटम्स के लिए, या फिर ये है आयंस के लिए, या फिर ये है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, या फिर न्यूट्रॉन्स के लिए। इन तीनों के लिए, या फिर कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए। ये जो एक रह गया ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये वाली चीज़, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इसको मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि इसका थोड़ा सा ना अलग से केस है, तो इसको अलग से देखेंगे। तो इन तीनों के लिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब ये आपने फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि यही फॉर्मूला जो आपको सारे आगे जाके सवाल करवाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उसी एग्जांपल के ज़रिए ना इन सारे जो पार्टिकल्स को हमने अभी ट्राई किया है ना, एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोवलेंट बॉन्ड, उस एग्जांपल के ज़रिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे फिर आपको जेड की वैल्यू का भी पता चल जाएगा। एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन है, वी हैव 36 ग्राम वाटर। हमारे पास क्या है, 36 ग्राम वाटर है, ठीक है। अब उसमें ए ऑप्शन है हमारे पास कि हमने फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हमने हाइड्रोजन एटम्स के नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने अभी बताया नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला वही है जो हम अभी पीछे सीख के आए हैं। क्या था फॉर्मूला, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। अब मैस इसका दिया गया 36, मोलर मैस अगर आप वाटर का निकालेंगे तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको आता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 ग्राम। तो ये नीचे मोलर मैस आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अगर वैल्यू निकालना चाहें आप, ये डिपेंड करता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लगानी है कि नहीं लगानी, ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। और ऑप्शन इस तरह की है कि वो सोल्व करके लगाई है तो फिर आपने सोल्व करके लगानी है। अब यहाँ पर जेड क्या होगा, अभी हम पीछे देख के आए कि अगर वाटर में हाइड्रोजन के एटम्स निकालने हैं तो एक मोलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो फिर इसके लिए जेड की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 2। 18 18 18 दूनी 36, 4 और 2 और 2 आपस में ये 2
और ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हो जाएगा। 4 इंटू 6.02 × 10⁻23। 4 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6 4 24 10⁻23। और 24 का अगर हम यहाँ पर जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा पीछे लेके आए तो ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻24। जब हम पॉइंट को पीछे की तरफ लेके आते हैं तो इस वाली पावर में इजाफा होता है, और जब पॉइंट को यहाँ से आगे की तरफ लेके जाते हैं तो इस वाले पॉइंट में कमी होती है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.4 × 10⁻24। ये हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकले। क्या निकले हैं? हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, अब ये तो हाइड्रोजन एटम उसने पूछ लिए। अब हो सकता है कि वो आपसे पूछ लेता कि बी ऑप्शन, बी सवाल इसका, एक ये तो हमने कर लिया, फाइंड ऑक्सीजन एटम्स। इसमें ऑक्सीजन एटम्स को फाइंड करो। तो फिर आपने वही फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ जेड में फ़र्क आएगा। मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। मैस वही है 36 ग्राम, मोलर मैस 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। अब जेड क्या होगा, देखें, अगर एक ऑक्सीजन वाटर के एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1। तो यही हमारे पास जेड की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है? 1 है। जेड की वैल्यू ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। 18 18 18 दूनी 36। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लगाएं 6.02 × 10⁻23। और जब 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻23। और 12 का अब ये डिजिट अगर पीछे लेके आए तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻। अब जब डिजिट पीछे लेके आए, ये वाला डिजिट पीछे लेके आए हैं तो ये वाला जो पावर है वो क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी, 10⁻24 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन एटम्स इन 36 ग्राम वाटर। ये सारी चीज़ें मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, आपने बस मेरे वीडियो में मेरे साथ साथ रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तीसरा सवाल ये हो सकता है कि वो आपको ये कह दें कि आपने हाइड्रोजन एटम तो फाइंड कर लिए, इस वाटर का जो एक मॉलिक्यूल था H2O, इसमें आपने हाइड्रोजन भी एटम फाइंड कर लिए, ऑक्सीजन भी फाइंड कर लिए। अब टोटल एटम्स अगर फाइंड करें तो वो कैसे फाइंड करने हैं? तो हमें पता है कि टोटल एटम में वही फॉर्मूला होगा। सर मैं लिख के देता हूँ। ये सवाल है फाइंड टोटल एटम्स। टोटल एटम्स कितने होंगे 36 ग्राम वाटर में? तो टोटल एटम्स वही फार्मूला लगाना है आपने, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। अब जेड यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 3 एटम है। यहाँ पर अगर मैं दोबारा लिखूँ H2O, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 ये हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का, तो कितने हो गए? 3 एटम है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। मैथ हमारे पास 36 है, मोलर मैथ 18 है, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 है, मल्टीप्लाई जेड हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, तो 3 इधर लिख देंगे। 18 18 18 दूनी 36, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो 6 आ जाएगा। 6 इंटू 6.02 10⁻23। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 36 इंटू 10⁻23। 36 का अगर यहाँ से पॉइंट जो है वो थोड़ा सा पीछे लेके हैं तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻23 एटम्स, टोटल एटम्स। ये हमारे पास लास्ट आंसर आ गया टोटल एटम्स का। अब ये यहाँ तक जो है वो एटम्स वाली बात ख़त्म होगी, जो हम पीछे से एटम्स करते आ रहे हैं। अब अगर नेक्स्ट अगर आपको वो कह रहे कि इसमें आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, क्या बताने हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम बता दिए आपने, सॉरी। अब आपको वो डी वाला सवाल दे दे, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 36 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को फाइंड करें। तो फिर आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, मैंने बताया है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, एटम्स के लिए यही फॉर्मूला यूज़ होगा। मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई जेड। बस फ़र्क आएगा जेड के ऊपर।
मैस हमें 36 दिया गया है, मोलर मैस 18 है, एवोगैड्रो नंबर 6.0 टू 10 की पावर 23। और जेड, अब जेड क्या होगा, हमें पता है कि वाटर H2O, इसमें अगर देखें तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है तो इसके पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो 2 और 8 कितने हो गए, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल में वाटर के, तो जेड की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, ठीक है, मैं वाइट से ही लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से ही, ठीक है जी। तो 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 18 18, 18 दूने 36, ये 2 और ये 10 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे 20। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 6.0 टू 10 की पावर 23। अब ये 20 का जो है, ये 20 इसका पॉइंट एक पीछे लेके आएंगे, यहाँ से जब पीछे लेके आएंगे तो ये क्या, यहाँ पर क्या कर देगा, इसको ज़्यादा कर देगा, एक पॉइंट डिजिट ज़्यादा कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.0 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर गलती हो गई हमसे, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया कैलकुलेशन में, मैं भी जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर गया हूँ। ये यहाँ पर 20 आ गया था ना, अब दोबारा से मैं कर देता हूँ। यहाँ पर अगर 20 आ गया था, उसको मल्टीप्लाई करवाना है 6.0 टू 10 की पावर 23 से। पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर वो उसको डिजिट को आगे पीछे करने वाला सिस्टम करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई करवाया नहीं था पहले, अब करवा देते। तो 20 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। अब पॉइंट को थोड़ा सा एक दो डिजिट पीछे लेके जाएंगे तो ये वाली जो पावर है वो 2 डिजिट बढ़ जाएगी, 1.20 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन्स का, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द नंबर ऑफ, जो भी है ईडी जो भी सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स का सवाल आ गया कि 36 ग्राम वाटर में प्रोटॉन्स निकालें। प्रोटॉन्स का भी वही फॉर्मूला निकालेंगे, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय जेड। अब मैस 36 है, मोलर मैस 18 है, एवोगैड्रो नंबर 6.0 टू 10 की पावर 23। अब जेड, प्रोटॉन्स कितने होते हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 हो गए, ऑक्सीजन में भी 8 प्रोटॉन, 2 और 8 10 हो गए, तो इसका भी 10 ही आंसर आता है। सेम एग्जैक्ट वही आंसर आएगा ऊपर वाला, ये वाला जो है एग्जैक्ट आंसर यही आएगा क्योंकि सारी वैल्यूज ही वही हैं। तो इसका आंसर भी आएगा 1.2 10 की पावर 25 प्रोटॉन्स, इसका आंसर भी यही आएगा क्योंकि इसमें भी जेड की वैल्यू ही सेम आ गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के नंबर ऑफ फाइंड करें। अब न्यूट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम से दोनों ही में वाटर के 10-10 थे, मगर न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होंगे, तो उसको हम फाइंड करके देख लेते हैं क्या आएगा न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला। मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। मैस है 36, मोलर मैस है 18 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर 6.0 टू 10 की पावर 23। अब जेड क्या होगा, क्योंकि वाटर है इसमें हाइड्रोजन में तो कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 होते हैं, और ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 0 + 8 8 हो गए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 18 18, 18 दूने 36, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया 16, 6.0 टू 10 की पावर 23। अब 16 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आ जाएगा 96 इंटू 10 की पावर 23।
और 96 का ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9.6, और यहाँ से पॉइंट पीछे लाने की वजह से ये प्लस में एक चला गया तो 24 हो गए न्यूट्रॉन्स। एन 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 नोड का मतलब है न्यूट्रॉन्स, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक अभी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और एटम्स का सिलसिला जो है वो निपटाया है। अब हम, मेरे ख्याल से रह गया हमारे पास आयंस का सिलसिला, कोवलेंट बॉन्ड्स का रह गया। कोवलेंट बॉन्ड्स पहले कर लेते हैं, फिर आयंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स तो पूछ सकता है, क्या आयोनिक बॉन्ड पूछ सकता है? नहीं, आयोनिक बॉन्ड नहीं पूछ सकता, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड गिनती में नहीं आता। ठीक है, तो अभी हम कोवलेंट बॉन्ड्स को देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स, अब इसके लिए भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं, दैट इज़ mass over molar mass मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय z। mass उसका वही 36, मोलर mass इसका 18। अब देखें, मैं ना एवोगाड्रो नंबर को सोल्व नहीं करूँगा, कभी कभार इस तरह भी ऑप्शन दी गई होती है, सोल्व नहीं किया होता। z क्या आ जाएगा? आप देखें, वाटर, वाटर जब आप देखते हैं उसमें H और दोनों ऑक्सीजन और दोनों तरफ हाइड्रोजन, इनमें दो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, एक और ये दो, मतलब एक वाटर के मॉलिक्यूल में दो कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? फिर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 1 2 18 18 18 दूने 36, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब हमने एवोगाड्रो नंबर को सोल्व नहीं ना किया, तो इसलिए हमारे पास 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर आंसर आ गया। कभी कभार इस तरह भी ऑप्शन में दी गई होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अब आयंस की तरफ से, आयंस फाइंड करना है। सवाल है अभी, फाइंड 36 ग्राम हमारे पास वाटर है, उसमें फाइंड करने हैं हमने, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस ऑन आयोनाइजेशन। जब वाटर आयोनाइज होगा तो पॉजिटिव आयन कितने बनेंगे? 36 ग्राम वाटर जब आयोनाइज होगा तो पॉजिटिव आयन कितने बनेंगे, ये फाइंड करें। तो पॉजिटिव आयन का आपको पता ही है, पॉजिटिव आयन किसको कहते हैं? कैटायंस को कहते हैं। तो ये दोनों ही लफ्ज़ सेम है, तो आपने इससे घबराना नहीं है। अच्छा, अब पॉजिटिव आयंस को वही फार्मूला है फाइंड करने का, मैंने ये भी बताया है पहले। उससे पहले ना आप इक्वेशन लिख लें कि जब एक वाटर का मॉलिक्यूल या फिर जब एक मोल वाटर आयोनाइज होते हैं तो हमें कितने H प्लस देते हैं और कितने OH देते हैं? एक ही देते हैं, एक H प्लस और एक OH नेगेटिव। हम कह सकते हैं कि जब एक वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो वो एक कैटायन देता है और एक इनायन देता है। तो हमारे पास फिर Z की वैल्यू कैटायन के लिए क्या हो जाएगी? Z की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 1, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल एक कैटायन देता है। और एनायंस के लिए क्या हो जाएगी? Z की वैल्यू फिर भी 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। हम एक का निकाल लेंगे कैटायंस का, एनायंस का आप लोग खुद निकाल लेना प्रैक्टिस से। फिर हम इसके बाद ना एक दूसरी एग्जाम्पल करेंगे जिसमें कैटायंस और एनायंस का आंसर डिफरेंट आता है। अच्छा, फॉर्मूला लगाएंगे हम, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय दैट। ठीक है, अब मैस हमें दिएगा था 36 ग्राम, मोलर मैस 18 ग्राम, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय, अब जेड की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है? 1 निकाली है। कैटायंस के लिए, एनायंस के लिए भी सेम है, 1 है। 18 18 18 दूने 36, 2 इंटू 6.02 10 की पावर 23, 2 6 12 10 की पावर 23। अब ये पॉइंट पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1.2 10 की पावर 24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ H प्लस एंड आइंस या फिर कैटाइंस।
इसी तरह एनाइंस का भी आप निकालेंगे, उसका भी सेम ही आंसर आएगा। अब मैं ना आपको करवाना चाह रहा हूँ वो ऐसी एग्जांपल कोई जिसका जो है वो कैटायंस और एनाइंस का आंसर डिफरेंट आए। तो वो मैं ले लेता हूँ H2SO4। अगर हम H2SO4 ले लें तो वो जब आयोनाइज होता है तो उसमें हमें 2H+ मिलते हैं और एक OHSO4 2 नेगेटिव मिलता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल परफेक्ट रहेगी जिसमें एनाइंस और कैटायंस का आंसर डिफरेंट आता है। अब ये जो है एग्जांपल लेकर वो सवाल उसने बनाया है, कह रहा है जी हमारे पास फाइंड करें नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस। व्हेन 2 mole H2SO4 are dissolved in water। जब हमने 2 मोल H2SO4 को वाटर में डिज़ोल्व किया है तो फिर जो है वो बताएं कितने पॉजिटिव आयन बनेंगे और कितने नेगेटिव आयन बनेंगे। अब एक बात यहाँ पर गौर करें, इस पहले जो हम सवाल करते आ रहे थे उसमें उसने मैथ दे दिया था कि मैथ देकर उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम वगैरह पूछ लिए थे। इसमें उसने क्या किया, उसने मैथ्स नहीं दिया, उसने मोलैरिटी दे दी 2 मोल्स H2SO4। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अब यहाँ पर उसने 2 मोलर दे दिया था, मतलब 2 मोल्स डिजोल्व हुए हैं 1 लीटर के अंदर। तो मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हमें दिए हुए हैं, 2 मोल्स। हमें सीधा उसने यहाँ पर मोल्स दे दिए हमें, उसने वो मैथ्स वाला फॉर्मूला यूज़ करने को कहा ही नहीं है। हमें पता है कि जब मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स हम लिखते थे मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड, मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स को हम क्या लिखते थे, मोल्स। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। अब नंबर ऑफ मोल्स उसने दे दिए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन में इसी तरह लिखा होगा या फिर सोल्व किया होगा, आप कर लेना, मैं इसी तरह लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय। अब जेड, जब हम केटाइंस फाइंड कर लें, ये केटाइंस है, हमारे ऊपर हेडिंग नहीं दी हमने, केटाइंस। जब हम केटाइंस फाइंड कर रहे हैं तो अभी हमने इक्वेशन देखी कि H2SO4 जब आयोनाइज होता है तो ये 2 केटाइंस बनाता है और 1 एनाइंस बनाता है। अब केटाइंस 2 बनाता है तो एक मॉलिक्यूल जो है केटाइंस 2 बना रहा है, तो हम इसको यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात है कि एनाइंस कैसे फाइंड करने हैं। एनाइंस के नंबर, वही फॉर्मूला लगाना है हमने, क्योंकि अभी यहाँ पर मोल्स दिया गया तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। नंबर ऑफ मोल्स 2 दिए हैं, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर वैसे ही रखेंगे। अब जेड कितना दिया है यहाँ पर देखें, एनाइंस जो है एक मॉलिक्यूल से वो एक ही बन रहा है तो हम इसके लिए 1 ही लिखेंगे। 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा किसके लिए, एनाइंस के लिए। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा किसके लिए, नेगेटिव आइंस का मतलब ये एनाइंस, पॉजिटिव आइंस का मतलब केटाइंस। ठीक है जी, ये हमारे पास एक सवाल था, आपने इसको ज़रा अच्छे से देख लें। अब हमारे पास जो है वो रह गया पार्टिकल्स, वो कौन सा पार्टिकल्स रह गए हैं, वो ये वाले हैं, मैं बता देता हूँ, दिखा दूँ तुम लोगों को। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस और ये कैटायंस और एनायंस ये अलग अलग हैं, इनको एक जैसा ना समझिएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, कैटायंस और एनायंस का मतलब है कि ऐसे एटम या फिर मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अलग अलग मतलब। ठीक है, यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। H2SO4 जब आयोनाइज होता है तो ये बना देता है 2H+ और एक SO4
2 नेगेटिव बना देते। अब इसमें हमने फाइंड पहले चीज़ करनी है, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नोट नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज को फाइंड करेंगे तो देखें ज़रा, फॉर्मूला हमने वही यूज़ करना है, मैस ओवर मोलर मैस। फॉर्मूला हमने वही यूज़ करना है, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। मगर यहाँ पर क्या है, मैस ओवर मोलर मैस को उसने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है 2 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई जेड। अब जेड यहाँ पर देखें पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमारे पास बन रहा है ये, और इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज बन रहा है एक H प्लस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि 2 H प्लस बन रहे हैं तो 2 H प्लस पे पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +2 का। तो यहाँ पर इसलिए हम 2 लिखेंगे इसकी Z की वैल्यू, 2 का क्या हो जाएगा 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह अगर वो कह दे कि नेगेटिव चार्ज, फाइंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जब आप नेगेटिव चार्ज के नंबर, तो फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। नंबर ऑफ मोल्स 2 दिए हैं, एवोगाड्रो नंबर वैसे हम रखते हैं। अब नेगेटिव चार्ज देखें, नेगेटिव आयन तो एक ही बन रहा है, मगर उस आयन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, -2 का नेगेटिव। तो यहाँ पर इसलिए हम जेड में 2 लिखेंगे क्योंकि चार्ज की बात हो रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा 2⁴ इसका भी आंसर आ जाएगा, और इसका भी आंसर 4 आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये चार्जेस वाले सवाल इस तरह से करने हैं, ठीक है। अभी तक हमने फाइंड वाले जो सवाल थे ना, हमने जो पीछे कहा था ना कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले सवाल हैं, इसमें 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो इसमें से फाइंड करने को कहा जाता है, और एक इसमें से कंपैरिजन वाले सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक हमने क्या किए हैं, यहाँ पर देखें, ये फाइंड वाले सवाल हमने कर लिए हैं, ये वाले फाइंड वाले सवाल हमने कर लिए हैं, फाइंड वाले सवाल हमने कर लिए हैं। अब ये कंपैरिजन वाले जो है वो नेक्स्ट हम करने लगे। अच्छा, तो अब हमने क्या किया था, हमने ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमने 2 तरह के सवाल मैंने कहा था डिस्कस करेंगे। एक फाइंड करने हैं, जैसा कि हमने फाइंड किया नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कोवलेंट बॉन्ड। दूसरे तरह के सवाल आते हैं कंपैरिजन के। कंपैरिजन से मुराद ये है कि वो 4 ऑप्शन में आपको डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल दे देगा, और कई का कंपेयर करें कि इसमें सबसे ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सब्सटेंस डिफरेंट दे देगा 4 ऑप्शन में। तो कंपैरिजन का सवाल इन दोनों से आता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स में से कंपैरिजन। हम सबसे पहले जो है वो मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा जाता है और है भी आसान। तो मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स का जो कंपैरिजन है आता है ना पेपर में, मैं उसको 3 तरह से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि 3 तरह से डिवाइड करेंगे ना तो समझ लें आपको बहुत आसानी हो जाएगी, और फिर जब आप पेपर आएगा ना तो आप उसको देख के पहचान लेंगे किस में ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ है मॉलिक्यूल्स होंगे, और किस में सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसको मैं 3 तरह से डिवाइड कर लेता हूँ। पहला तरीका ये है कि जब क्या हो, पहले क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल हो, मतलब चारों ऑप्शन में जो है वो मॉलिक्यूल जो दिया गया है वो सेम हो, बट डिफरेंट क्या है, मैस हो। मतलब चारों ऑप्शन में मॉलिक्यूल तो सेम हो मगर उनका डिफरेंट मैस हो, जैसा कि ए, बी, सी और डी में। देखते हैं क्या क्या है, मैं अभी लिख देता हूँ आपको। जैसा कि ये ऑप्शन में आपको वो लिख दे 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर। बी ऑप्शन में आपको लिख देता है 4 ग्राम ऑफ वाटर। जब देखें वो मॉलिक्यूल सेम है, वाटर ही है मगर उनका मैच डिफरेंट है। फिर 6 ग्राम ऑफ वाटर है, और फिर 9 ग्राम ऑफ वाटर है। तो है सब वाटर के मॉलिक्यूल मगर उनका मैच डिफरेंट है। तो इस तरह की पहली ऑप्शन हो सकती है कि आपको मॉलिक्यूल सेम और मैच डिफरेंट हो। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि डिफरेंट मैच हो, सॉरी डिफरेंट मॉलिक्यूल हो
मैस तो डिफरेंट हमने कर लिया, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सेम मैस हो, जैसा कि ए बी सी और डी, चार ऑप्शंस हैं आपके पास जो है। मॉलिक्यूल डिफरेंट है मगर उनके मैस सेम है, जिस तरह 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम ही मैस सेम है, 1 ग्राम ही हमारे पास है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, 1 ग्राम ही हमारे पास ऑक्सीजन है, और 1 ग्राम ही हमारे पास नाइट्रोजन है। इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो मैथ सेम है और मॉलिक्यूल्स जो है वो सब डिफरेंट हैं। अब तीसरी ऑप्शन हो सकती है हमारे पास कि दोनों ही डिफरेंट हो, डिफरेंट मॉलिक्यूल हो और डिफरेंट ही इनके क्या हो, मैस हो, डिफरेंट मॉलिक्यूल और डिफरेंट ही मैस हो, जिस तरह ए बी और सी डी। ए में आपके पास है जो हमारे पास 9 ग्राम वाटर, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 28 ग्राम नाइट्रोजन है और 2 ग्राम हाइड्रोजन। ये तीन तरह से आपसे जो है मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन के सवाल पूछे जा सकते। इनका आंसर आपने कैसे करना है, वो इनका आंसर कैसे करना है ये बात उसी में छुपी हुई है जो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का जो फॉर्मूला निकाला था। फॉर्मूला क्या निकाला था आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का? इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब अगर इस फॉर्मूला में देखेंगे ये पहले केस में अगर देखें, मॉलिक्यूल्स तो तीनों चारों सेम है। जब मॉलिक्यूल्स चारों सेम है तो सबका जो मोलर मास है वो क्या होगा फिर 18 ग्राम, मतलब सेम रहेगा मोलर मास। ये वाला जो फैक्टर है ये तो सेम रहेगा पूरे फॉर्मूला में, एक ये वाला फैक्टर और ये एक एवोगैड्रो नंबर का, ये दोनों फैक्टर तो सेम रहेंगे क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज तो कांस्टेंट रहेगी। अब बच गया हमारे पास मैस। तो इस पहले केस में जिसमें जो मॉलिक्यूल सेम और मैस डिफरेंट हो, उसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करेंगे मैस के ऊपर। और किस तरह डिपेंड करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें अगर देखें तो मैस इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सामने आ रहा है ना यहाँ पर मैस, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मैस के। जिसका जितना ज़्यादा मैस होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो ये आप एक यहाँ पर ये ट्रिक जो है इसको हाईलाइट कर लें। इस वाले केस में, पहले वाले केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस होगा, मतलब जिसका जितना ज़्यादा मैस उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ही ज़्यादा। तो अब देखें इस फॉर्मूला से जब आपको सवाल आएगा तो आप देखेंगे कि इसमें सारे मॉलिक्यूल्स तो सेम है, वाटर है वाटर है वाटर है, मैस डिफरेंट है, तो जिसका मैस ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा। तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास 9 ग्राम मैस सबसे ज़्यादा डी ऑप्शन में, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सबसे ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट अब बी वाले केस पे आ जाते हैं, दूसरे केस पे आ जाते हैं। इसमें जब आप देखेंगे दूसरे केस पे तो आप वही फॉर्मूला से ही आंसर मिलेगा इसका भी, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अब इसमें जब आप देखेंगे तो मैस तो सेम है, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम मैस सेम है इनमें, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो ऑप्शन है ये वाली ये तो सेम रहेगी और एवोगैड्रो नंबर भी सेम रहेगा इसमें। अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे इस मोलर मैस पे, और मोलर मास पे भी किस तरह डिपेंड करेंगे, दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब देखिए मोलर मास बटे के नीचे है ना, ये बटे के नीचे है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मतलब ये कि जिसका मोलर मास ज़्यादा हुआ उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर ऑप्शन में देखें कि मोलर मास किसका ज़्यादा होगा, वाटर का तो होता है 18 ग्राम हमें पता है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, O2 का होगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो O2 का 32 ग्राम और हाइड्रोजन का 28 ग्राम। सबसे कम मैस किसका है, मोलर मैस 1 ग्राम H2 का, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज़्यादा होंगे इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो देखिए कितनी आसानी से आपने आंसर दे दिया अगर आपने ये ट्रिक
इसको थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे अपनी प्रैक्टिस कर ली। जब प्रैक्टिस करेंगे फिर ही आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा। अब तीसरी कंडीशन आ सकती है जिसमें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, वो है डिफरेंट ही मॉलिक्यूल है और इनका मैथ भी डिफरेंट है। अब क्या करें? अब अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं, अगर हम अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होगा, मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब अगर फॉर्मूला लिखें तो अब देखो एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट रह गई सब ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर देखें तो ना तो इन चारों ऑप्शन में मैथ्स कांस्टेंट है, ना ही इनमें मोलर मैथ्स कांस्टेंट है। मतलब ये कि अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस वाले केस में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो डिपेंड करेंगे मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स रेशो के ऊपर। जिसकी ये रेशो सबसे ज़्यादा हुई, जिसकी ये रेशो सबसे ज़्यादा हुई उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज़्यादा आ जाएंगे। तो हम निकालते हैं इसमें रेशो। ए वाले ऑप्शन में देखें 9 ग्राम मैथ्स है और वाटर का मोलर मैथ्स कितना होता है 18, तो ये हो जाएगा 1/2 रेशो। देखिए वाटर का मोलर मैथ्स क्या होगा 18। अगर बी वाली ऑप्शन में देखें तो बी वाली ऑप्शन में हमारे पास है 11 ग्राम मैथ्स है कार्बन डाइऑक्साइड का। बी वाली ऑप्शन में 11 ग्राम मैथ्स है और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैथ्स कितना होता है 44 ग्राम, तो ये हो जाएगा 11/4, तो ये हो जाएगा 1/4। तो अभी तक रेशो जो है सबसे ज़्यादा वो ये वाली यही है 1/2 वाली। सी में देखें अगर, तो सी में हमारे पास है 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम मैथ्स है और इसका मोलर मैथ्स भी 28 ही होता है, तो ये हमारे पास इसकी रेशो आ जाएगी 1। उसके बाद है 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में अगर हम देखेंगे डी ऑप्शन में 2 मैथ्स है और मोलर मैथ्स कितना होता है हाइड्रोजन का, H2 का, H2 का मोलर मैथ्स भी होगा 1 ही, H2 का मोलर मैथ्स भी 1 ही होगा, H2 का मोलर मैथ्स 2 होगा, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 आ जाएगा। तो मतलब ये दो ऑप्शन हैं ए सी और डी जिनमें आप देखें तो ज़्यादा हमारे पास आ रही है रेशो। ये 1/2 तो कम है 1 से, 1/4 भी 1 से कम है। तो ये जो दोनों ऑप्शन हैं बी और सी, ये जो बी नहीं सॉरी बी नहीं, ये सी और ये डी, इनमें जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है, मतलब इन दोनों से ए और बी में से इनमें ज़्यादा है। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर तो मैंने वो समझ लें कि वो अनकॉन्शियसली जो है दोनों ऑप्शन सेम ले रही, मगर पेपर में इस तरह नहीं होता, पेपर में कोई एक ऑप्शन ठीक होगा। चलें, अब हमारे पास हो गया कंपैरिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम ये तीनों ऑप्शन ना, ये जो तीनों फार्मूलाज हैं 1 2 और ये 3, इनको अपनी टेबल में बुक में जो है नोट करके रख लें। नोट्स बनाते जाएं साथ साथ, नोट्स जो है आपको बहुत हेल्पफुल देंगे, अपने नोट्स बनाया करें। अब हम चलते हैं कंपैरिजन ऑफ एटम्स की तरफ। कंपैरिजन ऑफ एटम करके फिर आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर के जो कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं वो लेके आएंगे ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो सके। कंपैरिजन ऑफ एटम, अगर आपको कुछ 4 ऑप्शन दे दे और पूछे कि किस में एटम ज़्यादा है, पहले तो हमने क्या किया मॉलिक्यूल्स, अब क्या है कंपैरिजन्स ऑफ एटम। एटम का अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो एटम में कुछ भी आपको दे दे, जिस तरह के भी, जैसा कि सेम एटम्स दे दे, सेम एलिमेंट दे दे या सेम मैथ दे दे, जिस तरह हमने पीछे 3 केस बनाए थे ना, तो इसमें कितने भी केस बना लें आप, जो है एटम्स के केस में आपको सॉल्व करना ही पड़ता है। तो आप इसको सॉल्व करके ही करेंगे एटम्स के केस। ए ऑप्शन है हमारे पास 1 ग्राम, हमारे पास है H2O। बी ऑप्शन है हमारे पास है 1 ग्राम सिल्वर। सी ऑप्शन है हमारे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन। डी ऑप्शन है हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन। कह रहे जी बताएं इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो नंबर ऑफ एटम किस में होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ एटम्स का ही, दैट इज़ मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई
एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जेड। अब देखिए मोलर एवोगैड्रो नंबर तो इन चारों ऑप्शन में सेम होगा, तो इसको हम निकाल देते हैं। बाकी क्या बच गया, मैस ओवर मोलर मैस बच गया, बाकी मैस ओवर मोलर मैस बच गया मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ये जेड बच गया बाकी। अब मैस देखें तो मैस भी यहाँ इस वाले केस में मैस भी सबका सेम है, मैस भी निकाल दे तो बाकी क्या बच गया, जेड बाई एम बच गया हमारे पास। इस रेशो पे डिपेंड करता है इन सब का नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम देखें तो ए वाली ऑप्शन में जेड ओवर एम की क्या रेशो आती है, ए वाली ऑप्शन में जेड हमारे पास क्या होगा, जेड होगा 3, जेड होगा 3। क्यों, क्योंकि एक मोलिक्यूल में 3 एटम है, जेड 3 हो जाएगा। उसके बाद मोलर मैस क्या हो जाएगा 18, ये 1/6 हमारे पास ये ऑप्शन में रेशो आ जाएगी। बी में अगर देखेंगे तो जेड हमारे पास क्या है 1 ही है बी में। क्यों 1 है, क्योंकि सिल्वर का एक ही एटम है ना इसमें। अगर कोई सिल्वर सोडियम सल्फर इस तरह से आ जाए तो उसमें एक ही एटम होता है, देखें एक ही एटम है इस पूरे मोलिक्यूल या एटम। ओवर मोलर मैस कितना होता है सिल्वर का 107 के करीब होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 107 के करीब या फिर 108 के करीब इतना होता है इनका मान। सी ऑप्शन में अगर देखें तो ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का जो यहाँ पर देखें तो एक ऑक्सीजन के मोलिक्यूल में 2 एटम है, 2 ओवर ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना होगा 32, तो ये हो जाएगा 1/16। डी ऑप्शन में अगर देखें, डी में है हाइड्रोजन, 2 ही एटम है, 2 ओवर हाइड्रोजन का मोलर मैस 2, तो ये आ जाएगा 1। अब देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो रेशो किसकी है, वो ये वाली है डी वाली रेशो 1। ये 1/16 कम है, 1/07 कम है, 1/6 भी कम है। सबसे ज़्यादा रेशो डी वाली है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम डी में होंगे, ये है मैक्सिमम इसमें। अगर वो पूछ लेता सबसे कम, तो फिर सबसे कम रेशो ये वाली होनी चाहिए 107, फिर हमारा आंसर बी हो जाना। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है आप लोग प्रैक्टिस करें इस तरह के सवालों की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ये मोल्स कैलकुलेशन के सवालों में। और इसके अलावा अगर आप को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आपको भी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में चंद सवालात को लेके आएंगे, जिन सवालात की मदद से आप प्रैक्टिस मजबूत हो सके।